नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे राजस्थान में व्याप्त कुरीतियों पर रोक। कि अपने राजस्थान के अंदर प्राचीन समय से कौन कौन सी कुरीतियां, बुरी रीति रिवाज, परंपराएं, अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी और उनके ऊपर है वो कब रोक लगाई गई, कहाँ रोक लगाई गई। तो इसके अंदर है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्यावध। कन्यावध, देखिए भाई, कन्यावध क्या था। राजस्थान के अंदर एक प्राचीन समय से कुरीति थी, बुरी रीति रिवाज थी, बुरी परंपरा थी। कन्यावध, कन्यावध है कन्या को यानी बच्चे का जन्म होते ही उसको मार दिया जाता था, या तो उसको बहुत ज्यादा अम्ल खुआ के खिला दिया जाता था, या तो उनको बहुत ज्यादा अम्ल खिला दिया जाता था, या उनको गला दबा के उसको मार दिया जाता था। ये थी कन्यावध, और ये सबसे ज्यादा क्षत्रिय समाज के अंदर थी। राजस्थान के अंदर कन्यावध जो बहुत ही बुरी प्रथा थी, बहुत ही बुरी परंपरा, बुरी कुरीति थी। और इस कन्यावध को सबसे पहले रोकने का जो प्रयास है वो राजस्थान के अंदर कोटा राज्य ने किया। सबसे पहले राजस्थान में कन्यावध को रोकने का प्रयास किसने किया? कोटा राज्य ने 1833 में। और उसके बाद में बूंदी राज्य ने, और बूंदी राज्य ने इसको रोका 1834 के अंदर। और इसमें रोकने के अंदर सबसे ज्यादा जो भूमिका रही वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत के उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, इनके प्रयास बहुत ही ज्यादा सराहनीय रहे। और उसमें कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा और बूंदी के पॉलिटिकल एजेंट थे विल विक्सन। उस समय कोटा और बूंदी के जो पॉलिटिकल एजेंट यानी राजनीतिक सलाहकार, जो एक अंग्रेज हर राजा के दरबार में हुआ करता था, पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे विल विक्सन। इन्होंने विल विक्सन के प्रयासों से, विल विक्सन ने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, और लॉर्ड विलियम बेटिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने मिलके और कन्यावध पर रोक लगाई। जो राजस्थान के अंदर सबसे पहले कोटा राज्य में 1833 में रोक लगाई गई, और उसके बाद में बूंदी राज्य के अंदर 1834 के अंदर रोक लगाई गई। कन्यावध के बाद अब हम पढ़ेंगे सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा है वो राजस्थान के क्षत्रिय समाज के अंदर थी। सती प्रथा के अंदर किसी भी पुरुष का, क्षत्रिय समाज में यानी राजपूत समाज में किसी भी पुरुष की मौत हो जाती थी, चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो, तो उसकी पत्नी उसके साथ जीवंत जी चिता में जल के अपने प्राणों का न्यौछावर कर देती थी। ये थी सती प्रथा। और सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया बूंदी राज्य ने। सबसे पहले बूंदी राज्य ने गैर कानूनी घोषित किया सन 1822 के अंदर। और सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई राजस्थान के कोटा राज्य ने, और कोटा राज्य ने रोक लगाई सन 1822 ईस्वी को। सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था 1822 ईस्वी में बूंदी राज्य ने, और सबसे पहले कानून बना के रोक लगाई 1822 ईस्वी में कोटा राज्य ने। और सती प्रथा को रोकने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका निभाई भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। और भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत के अंदर सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी 1829 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत में सती प्रथा पर सन 1829 ईस्वी में कानून बना के रोक लगा दी। और लॉर्ड विलियम बेटिंग को प्रेरित करने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो रही राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय ने सबसे ज्यादा आंदोलन किया, सती प्रथा को रोकने के लिए अपनी सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय की सबसे ज्यादा भूमिका निभाने के क्या कारण थे कि राजा राम मोहन राय जो बाल्य अवस्था में थे, उसी समय उसके बड़े भाई का देहांत हो गया था, और राजा राम मोहन राय की भाभी राजा राम मोहन राय की आंखों के सामने सती हो गई थी। और ये हृदय विचारक घटना
उसके हृदय को परिवर्तित कर गई और उसने आंदोलन किया और आजीवन संघर्ष करके राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक से भारत में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनवाया। तो भारत में कानून बना सती प्रथा को रोकने के लिए 1829 में, और बूंदी राज्य ने सबसे पहले 1822 ईस्वी में इसको गैर कानूनी घोषित किया, और कोटा राज्य ने सबसे पहले 1822 ईस्वी में कानून बना के इसके ऊपर रोक लगाई। सती प्रथा के बाद में अब हम पढ़ेंगे डायन प्रथा। डायन प्रथा या डाकण प्रथा, डाकण प्रथा, डायन प्रथा या डाकण प्रथा, ये क्या थी? ये राजस्थान के दक्षिणी जिलों के अंदर, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में जहां जनजाति के लोग निवास करते हैं, सबसे ज्यादा जनजाति के अशिक्षित और अविकसित लोग निवास करते हैं, और ये जो डायन प्रथा थी वो सबसे ज्यादा मेड़ा और भील जाति के अंदर व्याप्त थी। डायन प्रथा क्या थी कि इसमें किसी भी महिला को तांत्रिक रूप से या अंधविश्वास के रूप से उसको डायन घोषित कर दिया जाता था। डायन घोषित कर दिया जाता था कि ये महिला है, ये डायन है, ये छोटे बच्चों को मारती है, या टूना टपूना करती है, या तंत्र विद्या करती है, या तांत्रिकता करती है। इस प्रकार से उसको डायन घोषित कर दिया जाता था, और डायन घोषित करके और पूरे समाज और गांव के लोग उसको विभिन्न प्रकार की तरह तरह की यातनाएं देते थे, और यातना देने से उस महिला की मौत हो जाती थी। तो डायन प्रथा के ऊपर सबसे पहले राजस्थान के अंदर खेरवाड़ा गांव उदयपुर में रोक लगी। खेरवाड़ा गांव है उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर सबसे पहले 1853 ईस्वी के अंदर डायन प्रथा पर रोक लगी, और उसमें यहाँ के उदयपुर के राजा थे स्वरूप सिंह। राजा स्वरूप सिंह के समय 1853 ईस्वी में खेरवाड़ा गांव उदयपुर में सबसे पहले डायन प्रथा पर रोक लगाई गई, और इस डायन प्रथा को रोकने के सबसे ज्यादा जो प्रयास किया, सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाई वो थी मेवाड़ भील कोर, एक सैनिक बटालियन थी अंग्रेजों की, और उसके कमांडेंट जेसी ब्रुक के प्रयासों से और राजस्थान के अंदर सबसे पहले खेरवाड़ा उदयपुर में 1853 में डायन प्रथा पर कानून बनवा के रोक लगाई गई। उसमें उदयपुर के राजा थे स्वरूप सिंह। डायन प्रथा के बाद अब हम पढ़ेंगे डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा। अब डावरिया प्रथा राजस्थान में प्राचीन समय से प्रचलित एक प्रथा थी। प्रथा क्या थी? ये डावरिया प्रथा क्या थी? जब राजा महाराजाओं के शासनकाल में राजा महाराजा या जागीरदार सामंत अपनी राजकुमारी की शादी करता था, तो उसके साथ कुछ कुंवारी कन्याएं दहेज में दी जाती थी। कुछ कुंवारी कन्याओं को खरीद के और दहेज में उस राजकुमारी की शादी के साथ में दहेज में दी जाती थी, और उन राजकुमारियों के साथ जो उसके ससुराल में जाती थी, और जो दहेज में दी हुई कन्या है उनका विवाह उसी समाज में कर दिया जाता था, और कुछ डावरिया प्रथा में दी गई कन्याओं को राजा या जागीरदार वो पासवान के रूप में यानी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे। ये थी डावरिया प्रथा, और डावरिया प्रथा की समाप्ति वो भारत की आजादी के साथ ही हो गई। जब भारत आजाद हुआ उस समय जो राजा महाराजाओं के शासनकाल में जो डावरिया प्रथा चली आ रही थी वो समाप्त हो गई। डावरिया प्रथा के बाद अब हम पढ़ेंगे विधवा विवाह। विधवा विवाह क्या था कि यदि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। पुरुष को तो दोबारा, यदि किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाता था तो उस पुरुष को तो दोबारा शादी करने का अधिकार था, लेकिन किसी पत्नी के पति का देहांत हो जाता था तो उस महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। सन 1856 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मानी एक कानून बनाया कि कोई भी हिंदू स्त्री यदि विधवा हो जाती है तो उसको पुनः मानी दोबारा शादी करने का, उसको दोबारा विवाह करने का अधिकार
होगा। ये कानून है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में बनवाया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये कानून बनाया गया। इस कानून को बनाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अहम भूमिका रही और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का समर्थन किया। हिंदू स्त्री यदि कोई विधवा हो जाती है तो उसको दोबारा शादी करने का अधिकार होगा, इसका पुरजोर समर्थन किया। और चांदकरण सुराणा ने एक पुस्तक लिखी विधवा विवाह नामक, विधवा विवाह नामक एक पुस्तक है। चांदकरण सुराणा ने विधवा विवाह नामक एक पुस्तक लिखी। विधवा विवाह के बाद अब हम पढ़ेंगे दहेज प्रथा क्या है कि लड़की की शादी के दौरान उसके पिता के द्वारा उसको बहुत ज्यादा सामान देना, नकदी देना, ट्रैफिक या साधन देना या घरेलू काम आने वाला विभिन्न प्रकार का सामान देना, ये थे दहेज। और दहेज प्रथा पर रोक है वो आजाद भारत में सन 1961 में कानून बना के लगाई गई। कानूनी रूप से दहेज प्रथा पर रोक है वो सन 1961 में लगाई गई। अब हम पढ़ेंगे त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या थी? त्याग प्रथा वो क्षत्रिय समाज में, राजपूत समाज के अंदर थी। राजा महाराजाओं के शासनकाल में राजा महाराजा जागीरदार सामंतों के घर में कोई भी शादी विवाह है या कोई भी खुशी का प्रोग्राम होता था तो उस समय चारण जाति के लोग, चारण और भाट जाति के लोग उनका मनोरंजन करवाते थे। मनोरंजन करवाने के बाद में उनसे दान दक्षिणा मांगते थे। जो दान दक्षिणा जो मांगते थे और राजा महाराजा जागीरदार सामंत जो मनोरंजन के बदले में जो दान दक्षिणा देते थे उसको बोलते थे त्याग प्रथा। और ये दान दक्षिणा है वो मनोरंजन करवाने के बाद में चारण और भाट जाति के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा दान दक्षिणा मांगनी शुरू कर दी। जमीन है, धन है, नगदी है या सामान है, बहुत ज्यादा दक्षिणा मांगनी शुरू कर दी। और बहुत ही ज्यादा दक्षिणा मांगने के कारण राजपूत समाज में कन्यावध का प्रचलन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और कन्यावध का प्रचलन बढ़ गया इसलिए वाट्रेकरत राजपूत हितकारिणी सभा ने बहुत ज्यादा इसको रोकने का प्रयास किया। वाट्रेकरत राजपूत हितकारिणी सभा ने त्याग प्रथा को रोकने के लिए आंदोलन किया, प्रयास किया। और सबसे पहले राजस्थान के अंदर जोधपुर राज्य ने 1841 ईस्वी में कानून बना के त्याग प्रथा पर रोक लगाई। त्याग प्रथा के बाद अब हम पढ़ेंगे रुदाली प्रथा। रुदाली प्रथा क्या है? राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों के अंदर, मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर प्राचीन समय से 200 वर्षों से चली आ रही एक प्रथा है। 200 वर्षों से चली आ रही एक प्रथा है रुदाली प्रथा। रुदाली प्रथा में क्या होता है कि रुदाली प्रथा के अंदर राजा महाराजा जागीरदार सामंत या उच्च कुल के परिवार के समाज के अंदर या परिवार के अंदर किसी प्रकार से किसी का देहांत हो जाता था या किसी का देहांत हो जाता है तो दलित समाज के लोगों को वहां रुदन करने के लिए आना पड़ता है। रुदन मानी रोने के लिए आना पड़ता है। रुदन यानी रोने के लिए आना पड़ता है। दलित समाज के लोग वहां रुदन करते हैं, रोने के लिए आते हैं। महिलाएं तो रुदन करने के लिए आती हैं, महिलाएं तो रोने के लिए आती हैं। और पुरुष हैं वो मुंडन करवाते हैं यानी सिर का बाल कटवाते हैं, मुंडन करवाते हैं। यह है रुदाली प्रथा जो वर्तमान में भी लगभग उन क्षेत्रों में प्रचलित है।